नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप इंजन पे। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हम लोग अपने आईटी जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशंस। तो हम लोगों ने देखा था वहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और अगर हम अच्छे ढंग से इसको पढ़ा जाए तो इसमें नंबर फ्री के नंबर होते हैं, जो कि हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, आइए पहले तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको कि हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे करंट को हम मेज़र करते हैं एमीटर से, इसीलिए वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। वोल्टेज जिसको हम मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, इसीलिए वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टेम्परेचर जिसको हम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, इसीलिए वो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड जिसको कि हम ओडोमीटर या फिर स्पीडोमीटर से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, तो वो हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ जिसको कि हम मीटर स्केल से मेज़र करते हैं, तो वो हमारे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टाइम जैसे जिसको हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वॉच से मेज़र करते हैं, तो इसीलिए वो हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो बस क्या इतनी ही है फिजिकल क्वांटिटी? तो नहीं, ऐसा नहीं है, करोड़ों फिजिकल क्वांटिटी हैं। बट कुछ ऐसे भी क्वांटिटी हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे अगर आप सोचें तो आप बोलेंगे कि फीलिंग्स के लिए कोई डिवाइस नहीं है जिससे हम उनको मेज़र कर सकते हैं, तो इसीलिए ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं हुआ। तो फिज़िकल क्वांटिटी को हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड डिपेंडेंसी। डायरेक्शन के बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई किया वेक्टर के में और स्केलर में। डिपेंडेंसी में मैंने उसको क्लासीफाई किया फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल यानी कि बेस फिजिकल क्वांटिटी। टेंसर देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि टेंसर लिख करके मैंने उसको काट डाला है। इसका मतलब क्या है कि टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है। टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है कि कोई टेंसर क्वांटिटी है, तो भाई उससे दूरी बना लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए पहले क्या होगा, वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। वेक्टर क्या होता है? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो। अब बोलेंगे आप मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड एक पॉजिटिव वैल्यू को कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आगे में आया इसका, दैट इज़ 5। अगर मैं बोलूँ -5 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलेंगे, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूँ तो आप बोलेंगे -5 नहीं 5, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, निगेटिव नहीं। पूरे फिजिक्स में मैं कोई एक काम का पॉइंट बता रहा हूँ, पूरे फिजिक्स में माइनस और सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। ये जो माइनस है वो सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, यानी कि जिधर भी आपने पॉजिटिव एज्यूम किया होगा उसके अपोजिट बताएगा। ठीक है, डायरेक्शन को बताएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला, ऐसे क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एज वेल एज वो फॉलो करते हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, वेक्टर अलजेब्रा बोलेंगे। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हो तो उनको क्या बोलेंगे, हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि आप उनके ऊपर एरो लगा दीजिए, थ्रू एरो से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फोर्स, मोमेंटम और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़, जो वो जैसे जैसे हम अपने चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे। अभी तो यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर है, इसके बाद जैसे हम घुसेंगे तो हमारा आएगा काइनेमेटिक्स आएगा, फिर लॉज ऑफ मोशन आएगा। तो हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते जाएंगे। लॉज ऑफ मोशन में फोर्स आ जाएगा, मोमेंटम में फोर्स लॉज ऑफ मोशन में आ जाएगा मोमेंटम। तो वहाँ हम देखते चलेंगे इन चीज़ों को कि वो स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। अभी आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, ऐसा अलजेब्रा जिसमें प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, आपका जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, नॉर्मल एडिशन हो रहा होता है, उनसे अलग होता है। उनका एडिशन एंगल पर डिपेंड करता है भाई, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर एडिशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, अगर आपको याद हो, कोई ड्रॉपर अगर है या फिर ड्रॉपर नहीं भी है तो उनको मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम दो वेक्टर्स को जोड़ रहे होते हैं तो उनका अगर रिजल्टेंट आता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा का √, है ना, आपने पढ़ा है इसका। ये क्या है, तो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का।
ठीक है, तो उनका एंगल पर डिपेंड करता है। मैंने अभी लिखा है a² + b² + 2ab, मैंने अभी लिखा ना a² + b² + 2ab cos थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलता था उसमें थीटा पर डिपेंड करता था। देखिए थीटा है ना, तो वो थीटा पर डिपेंड करता था। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया कोई भी दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं लेना है। हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर में देख रहे होंगे जो कि बेसिक मैथ होगा। हम उसमें वेक्टर को समझ रहे होंगे, या फिर काइनेमेटिक्स का दूसरा पार्ट मोशन इन प्लेन, उसमें भी हम देखेंगे, वेक्टर को पूरे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ओवरव्यू लीजिए, अभी सिर्फ ओवरव्यू लीजिए। ठीक है, स्केलर क्या होता है? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और उनका जो एडिशन है वो एंगल पर डिपेंड ना करे। ठीक है, एग्जाम्पल टाइम, तो टाइम देखिए, अगर मैं बोलूँ 5 सेकेंड, किसी काम को करने में मुझे 5 सेकेंड लगे, फिर उसी काम को करने में मुझे और 2 सेकेंड लगे, फिर उसी काम को करने में मुझे और 3 सेकेंड लगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं तीनों को ऐड करूँगा, क्योंकि कोई अगर मुझसे पूछेगा कि आपको उस काम करने में टोटल कितने टाइम लगे, तो आप बोलेंगे 5 + 3 + 2, यानी कि पूरा मुझे 10 सेकेंड्स लगे। ठीक है, तो आपको इसमें बताना पड़ा क्या कि इसमें एंगल क्या है 5 और 2 के बीच में। भाई ये तो फिजूल सी बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 सेकेंड मैंने काम किया ईस्ट के दिशा में, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। उनसे भी आपको दूरी बना लेनी है जो ऐसा बात करे तो। ठीक है, टाइम, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, करंट, etc जितना सारा हुआ वो सब मेरा स्केलर होगा। ठीक है, अब एक नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा है करंट के बारे में। यूजुअली सबको डाउट होता है कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर, तो मैंने आपको बताया टेंसर क्वांटिटी नहीं है, टेंसर को मैंने लिख करके कट किया है, यानी कि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब सिलेबस का पार्ट ही नहीं है तो आप करंट को क्या बोलेंगे? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब देखिए कैच क्या है यहाँ पर, जब मैंने आपको क्या बताया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने इस साइड से इस पर लगाया 5 न्यूटन, इस साइड से इधर से लगाया 4 न्यूटन, तो ये क्या ब्लॉक मूव करेगा? तो आप बोलेंगे हाँ करेगा। किधर मूव करेगा? इस साइड मूव करेगा। कितना से? 1 न्यूटन फोर्स अभी भी लग गया ना। रिजल्टेंट इधर से 5 लग रहा था, इधर से आपके दोस्त ने 4 न्यूटन लगाया, जिसने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद आपका कितना बचा? 1 न्यूटन, जो इधर उसका नेट मूवमेंट करवाया। ठीक है, अब वही देखिए कि मान लीजिए एक बक्सा था, आपने इधर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन, इधर से और आपने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 9 न्यूटन। देखिए वैल्यू वही है, अभी तो इधर सेम डायरेक्शन में लग रहे थे और अभी अपोजिट इन डायरेक्शन में लग रहे थे, 5 4, और अभी ऐसे लग रहे थे 5 4। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ रहा था वो कितना आ रहा था? 9 न्यूटन, और ऊपर में कितना आ रहा था? 1 न्यूटन। तो देखिए एडिशन में वैल्यू तो बदल गया ना मेरा। बस यही बताना चाहता हूँ कि एंगल पर डिपेंड करता है। पहले एंगल क्या था? अगर अपोजिट में लग रहे थे तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, लेकिन अगर वही सेम डायरेक्शन में लग रहे थे तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा था? 0 डिग्री बन रहा था। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए करंट जो स्केलर क्वांटिटी, अभी मैंने आपको बताया करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड, हाँ भैया कैसे मैग्नीट्यूड कैसे? तो देखिए आप यहाँ पर मैंने एक आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है। इस सर्किट डायग्राम में देखिए 4 एम्पियर का करंट ऊपर से आ रहा है, 5 एम्पियर का नीचे से आ रहा है, और दोनों तार के बीच में एंगल है थीटा। जो तार इधर रिजल्टेंट हुआ है वो कितना आएगा? 9 एम्पियर का करंट उसमें से जाएगा। आपने कि जंक्शन में इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट आपने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो 10th में पढ़ाई होता है भाई, 10th में पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, करंट चैप्टर में 10th में या 9th में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पर देखिए, लेकिन अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आगे आएगा। बस आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? जो कि एंगल पर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए 4 एम्पियर था, यहाँ भी 5 एम्पियर था, तो रिजल्टेड बाहर की तरफ कितना आ रहा था? 9 एम्पियर। यहाँ देखिए 4 एम्पियर था, नीचे की तरफ 5 एम्पियर था, तो इधर आ रहा था कितना? 9 एम्पियर। लेकिन उनके बीच का एंगल यहाँ पर कितना है? थीटा, दैट इज 180 डिग्री है। इन दोनों तार के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है ना।
तो जिसकी वजह से पास हुआ तो 9 एम्पियर आ रहा है। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पर थीटा पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, पहले थीटा था एक्यूट, अब क्या हो गया 180 डिग्री, तो एडिशन चेंज होना चाहिए था क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। वेक्टर क्वांटिटी वही होगा जो इन तीनों को फॉलो करेगा, ये दो को भी करेगा, इसको नहीं करेगा तो नहीं होगा ये वेक्टर क्वांटिटी। जिसका एग्जांपल है करंट, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वो तो नॉर्मल एडिशन कर रहा है। दैट इज़ 5 + 4 दैट इज़ 9, 5 + 4 दैट इज़ 9। ठीक है, वो नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, नॉर्मल एडिशन को फॉलो कर रहा है। इसीलिए हमने उसको बोला, क्योंकि इनका एडिशन थीटा पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी हो गए। तो अभी तक से अभी आपको ब्रीफ तो ये पता चल चुका होगा कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे। टेंसर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी लीजिए, पॉज कीजिए, लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, मैंने जैसे आपको बताया था क्वांटिटीज़ को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी में आया था आपका फंडामेंटल यानी कि बेस फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा क्या था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल तो आपका नाम से ही क्लियर है, फंडामेंटल। जैसे आपने सुना होगा कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट, यानी कि वो सबसे छोटा यूनिट है हमारे बॉडी का, सबसे छोटा यूनिट। तो यही बोला जाता है यहाँ पर भी हम उसी से ही समझेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, बेस फिजिकल क्वांटिटी पर। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप हो गए डिराइव्ड, ठीक है, और आपके पेरेंट्स हो गए फंडामेंटल, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये आप हो गए और आपके पेरेंट्स हो गए। तो आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हो ना, आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हो, इसीलिए आप क्या हो गए डिराइव्ड, और आपके पेरेंट्स क्या हो गए फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल। अब एक नोट वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी तो करोड़ों है, लेकिन यहाँ पर 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो फंडामेंटल कंसीडर किए गए हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। मास का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट किलोग्राम, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है मीटर, टाइम का एसआई यूनिट क्या है सेकंड, करंट का एसआई यूनिट क्या है एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये पूरा सातों का सातों आपके टिप्स पर होना चाहिए। अब देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या बताया था, ऐसे क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे, इनका अपना इंडिविजुअलिटी होता है, इनका इंडिविजुअलिटी नहीं होता, ये उन पर डिपेंड करते हैं, किन पर, फंडामेंटल पर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, वर्क होगा, पावर होगा, एनर्जी होगा, एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, एक्सेट्रा होगा। लेकिन साथ में मैंने नोट पॉइंट भी लिखा है क्या, कि इन सातों को छोड़कर जो मैंने आपको 7 बताया, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इन सातों को छोड़कर जितने भी क्वांटिटीज़ होंगे सब के सब क्या होंगे हमारे डिराइव्ड। ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर डिराइव्ड एक्सेप्ट दोज 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये सातों को छोड़कर जितने भी होंगे सब के सब क्या होंगे डिराइव्ड। समझ आ गया। अब देखिए यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है वो देखते हैं। तो ये यूनिट को हम कहेंगे स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कितनी बड़ी लाइन हो गई, हमें नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब। स्टैंडर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, जो चेंज ना करे। अब आप खुद सोचिए, अगर आप कुछ सामान लेने जाते हैं 7 kg, ठीक है, तो आप अपना यूनिट बताते हैं उनको, तो आपको पता चलता है कि नहीं मास की बात हो रही है। 7 kg अगर मैं बोलता हूँ तो मास की बात हो रही है। 7 डिग्री सेल्सियस बोलूँगा तो मेरे को पता चलेगा कि टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर 7 एम्पियर बोलूँगा तो मुझे पता चलेगा करंट की बात हो रही है।
7 ओम बोलूँगा तो मुझे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस की बात हो रही है। समझ आ रहा है आपको? तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है, मतलब इस रेफरेंस के बगैर हम बता ही नहीं सकते कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। समझ रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बोलूँ कि अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आपको पता चल रहा है ना कि ये लेंथ है ना। अगर मैं इस सेंटीमीटर को गायब कर दूँ यहाँ पर से, सिर्फ 7 लिख करके छोड़ दूँ, तो आप बता दोगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं बता पाएंगे हम, राइट। यहाँ देखिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे यूनिट्स के, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे भाई? कि यूनिट पहली बात तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड इसलिए कि मान लीजिए आपने कुछ ट्रेड किया इस यहाँ से बैठ करके आप दूसरी जगह ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आपने दोनों में अपना कुछ फिक्स किया कि हम आपको इतना देंगे, आप इतना देंगे, ठीक है। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए ना भाई। अगर आप मान लीजिए 1 kg में बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे 1000 ग्राम, ठीक है। वो चेंज नहीं करना चाहिए, वो तो फिक्स्ड होता है ना। जैसे मान लीजिए 1 kg = 1000 ग्राम्स अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो फिक्स्ड है ना कि 1000 ग्राम ही 1 kg होगा, वो चेंज तो नहीं कर रहा है। जैसे आज है 1000, कल को बदल करके 1001 हो जाएगा, परसों 1002 हो जाएगा, तरसों 1003 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए हमने उसको क्या कहा है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वरना अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो हमें कितने प्रॉब्लम्स आएगी, आप खुद सोचिए। हमें तो कुछ भी सामान लेने जाएंगे तो वो आज जो यूनिट है उसका कल को फिर वैल्यू बदल जाएगा, मान लीजिए 1 लीटर हम दुकान से 1 लीटर पेट्रोल लेकर के आ रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल लेकर के आ रहे हैं। तो 1 लीटर आज है, 1 लीटर की वैल्यू 1000 ml, और कल को 1 लीटर की वैल्यू 1001 हो जाएगी, और आगे जा कर के और बदल जाएगी। फिर तो आपका पैसा भी बदल जाएगा, रेट भी वेरी करने लगेगा। तो वही बात है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, इजी टू कन्वर्ट होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं केजीज़ में, और हमें केजी में, और अगर हमें डील करना है पाउंड्स में, तो यहाँ से यहाँ कन्वर्टेबल भी तो होना चाहिए कि हम केजी से पाउंड में कन्वर्ट कर सकें या पाउंड से केजी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। इजी टू कन्वर्ट होना चाहिए ना, इजी टू यूज़ भी होना चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स अगर रहेगा, हर जगह चेंज होता हुआ रहेगा, तो हम क्यों ही अपना यूनिट बताएंगे, राइट। ग्लोबली एक्सेप्टेबल, मान लीजिए ग्लोबली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, यानी कि हम आपस में बैठ करके कोई यूनिट नहीं बना सकते, हमें ग्लोबली उसको फैलाना होगा, ग्लोबली उसकी बात करनी होगी। क्यों? अगर हम कहीं भी जा करके अगर हम केजी बोले तो सबको समझ आता है कि केजी की बात हो रही है, यानी कि मास की बात हो रही है। या फिर अमेरिका सब में पाउंड्स अगर बोला जाता है तो समझ में सबको आ जाता है कि मास की बात हो रही है, राइट। शुडंट चेंज नहीं होना चाहिए। अब वो तो मैंने आपको बताया वेल डिफाइंड में ही कि चेंज नहीं करना चाहिए। अगर चेंज ही हो गया तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिक्स्ड कैसे हुआ? समझ रहे हैं आप? हमारे तो डेफिनेशन में ही है ना, स्टैंडर्ड होना चाहिए और रेफरेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि फिक्स्ड, तो इसलिए चेंज नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड अ यूनिट, राइट। तो देखिए 7 मीटर और 7 सेंटीमीटर, या फिर अगर मैं बात करूं कि 7 मीटर और 7 डिग्री सेल्सियस, दोनों में आप बात करके बता देंगे कि कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा लेंथ है। यानी कि अगर मैं 7 मीटर बोलूँगा तो आपके दिमाग में चलेगा कि लेंथ की बात हो रही है, अगर मैं 7 डिग्री सेल्सियस बोलूँगा तो आपके दिमाग में चलेगा कि टेम्परेचर की बात हो रही है, अगर मैं 7 केल्विन की बात करूँगा तो आपके दिमाग में चलेगा कि नहीं अभी भी टेम्परेचर की बात हो रही है। समझ में? अगर 7 एम्पियर है तो आपको पता चलेगा कि अभी भी 7 एम्पियर यानी कि करंट की बात हो रही है। तो ये आप कैसे बता रहे हो? उसके यूनिट से ही पता कर पा रहे हो, राइट। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी कि 7 मीटर लेंथ है, 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 7 डिग्री करंट है। मान लीजिए मैं इनका यूनिट गायब कर दूं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लेंथ है, कि वो करंट है, कि वो टेम्परेचर है? नहीं पता चलेगा। देखिए 7 है, सिर्फ 7 से हमें क्या पता चलेगा? 7 से आपको क्या पता चल रहा है कि करंट है? ये नहीं पता चल रहा है। रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड्स,
रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग यानी कि अगर मैं कहीं लिखूँ कि 7 मीटर और 7 किलोमीटर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों यूनिट लेंथ की है ना, लेंथ की तो है ही, लेकिन आपको ये भी पता चलना चाहिए कि कौन बड़ा है। रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू में कौन बड़ा है, तो 7 मीटर बड़ा है या 7 किलोमीटर बड़ा है, तो आप बोल पाएंगे 7 किलोमीटर बड़ा है। क्यों? केवल आप यूनिट से पता किए कि किलोमीटर बड़ा है भाई, बड़ा यूनिट है, और मीटर यानी कि छोटा यूनिट ऑफ लेंथ है, राइट। 1 मिलीमीटर तो लेंथ का छोटा यूनिट, 1 किलोमीटर लेंथ का बड़ा यूनिट, आपको पता चल गया। तो किसके थ्रू पता चला? दोनों का मैग्नीट्यूड तो देखिए 1 ही है, यहाँ पर भी 7 ही था, लेकिन किससे आपको पता चला? उसके यूनिट से। तो रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड्स, राइट। अब देखिए एक और पॉइंट, ये क्या बोलता है, कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए यूनिट्स कितने चल रहे हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, यानी कि कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहे हैं, FPS, CGS, MKS, ये आपको पता होना चाहिए। जितना भी मैंने नोट्स में लिखा है सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि लेंथ का, तो FPS में लेंथ यानी कि फुट, CGS में लेंथ यानी कि सेंटीमीटर, MKS में लेंथ यानी कि किलोग्राम, मास यानी कि पाउंड, ग्राम्स यानी कि CGS में, और मीटर यानी कि MKS में, टाइम यानी कि सेकंड में, और ये भी सेकंड में और ये भी सेकंड में। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो आपको 7 बताया था, बट लिखा मैंने यहाँ पर 3 ही है। तो ऐसा नहीं है, जो FPS में फॉलो हो रहा है टाइम का या करंट का, ये तीन ही बदलता है, मास, लेंथ एंड टाइम, बाकी सब सारे सिस्टम में सेम होते हैं, ठीक है। मतलब FPS में जो करंट की वैल्यू होगी वही CGS में भी होगी और वही MKS में भी होगी, दैट इज एम्पियर, राइट। समझ गए आप? अब यहाँ देखिए SI सिस्टम, अभी तक से हमने 3 सिस्टम के बारे में बात किया था, दैट इज FPS, CGS, MKS। अब हम बात करेंगे SI सिस्टम के बारे में। SI सिस्टम यानी कि MKS ही है, MKS ही है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है। MKS ही है वो, लेकिन प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी उसमें होना ही चाहिए। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात भी होती है SI में। कौन कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? दैट इज एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल क्या है? तो हम जब एक सर्कल की बात करते हैं, सर्कल पे देखते हैं एक आर्क, एक सेक्टर हमने ड्रॉ किया है, तो इस सेक्टर में जो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये उसका आर्क लेंथ है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। बहुत जगह यूज होगा ये फॉर्मूला, बहुत जगह, ठीक है। आर्क लेंथ, जो ये आर्क होगा, आर्क लेंथ, और रेडियस ये थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करने का एक डिमेरिट ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, लिमिटेशन ये भी है कि थीटा जो इसमें होगा ना वो रेडियन में होना चाहिए। बोलेगा, आप बोलेंगे भैया ये क्या रेडियन आ गया? तो रेडियन से घबराना नहीं है, जो हम पढ़ते थे पहले याद है आप याद कीजिए 9-10 में पढ़ते थे कि हमने डिग्री पढ़ा था, राइट। डिग्री पढ़ा था एंगल में 37 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन डिग्री की बात नहीं होगी, डिग्री तो अदर यूनिट्स होगा, एंगल का अदर यूनिट्स होगा। देखिए मैंने लिख के भी रखा है अदर यूनिट्स, डिग्री, सेकंड, मिनट। अब आप फिर कंफ्यूज होंगे, आप बोलेंगे कि सेकंड कैसे आ गया, मिनट कैसे आ गया? ये तो टाइम की यूनिट थी, टाइम की यूनिट थी सेकंड, यहाँ भी यूनिट कैसे आ गया? एंगल में कैसे आ गया टाइम? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में हम लोग सन डायल का यूज करते थे, सन डायल का, ठीक है। सन डायल के थ्रू हमने एंगल और टाइम को आपस में लिंक कर दिया, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई करके ज़रूर बताएगा कि वो किस चीज़ का बात कर रहा है, वो टाइम वाले सेकंड की बात कर रहा है या फिर आर्क वाले, एंगल वाले की बात कर रहा है, आर्क, एक आर्क वाले का बात कर रहा है, ठीक है, सेकंड और मिनट, ठीक है। हम अपने पुराने 9th और 10th में पढ़ के ये चलते थे कि डिग्री होता है, डिग्री होता है, लेकिन नहीं, अभी हमें पता चलेगा कि डिग्री तो ये अदर यूनिट्स में कंसीडर होता था। ऐसा यूनिट, एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन होती है, ठीक है, रेडियन होती है, रेडियन, ठीक है, ऐसा यूनिट। तो इस फॉर्मूले की खासियत यही है, या फिर कह लीजिए लिमिटेशन, कि हम इस फॉर्मूला को तभी यूज़ कर सकते हैं जब थीटा हमारा किस में हो, रेडियन में, ठीक है।
अब यहाँ ये सॉलिड एंगल बताता हूँ मैं आपको। सॉलिड एंगल क्या होगा, देखिए आपको ये भी समझ आता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। सॉलिड एंगल यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा साइन से। तो आप बोलेंगे ये तो रेजिस्टेंस, ये तो ओम जैसा लग रहा है, तो हाँ ओम ही है, बट नाम अलग दे दिया हमने, इसको नाम अलग दे दिया, ओमेगा दे दिया, ठीक है, ताकि ये क्वांटिटी अलग हो जाए, ठीक है। तो ये ओमेगा हमने बोला इसको, तो ओमेगा क्या होता है, दैट इज एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर्कल में एरिया, सर्कल तो 2D है, तो मैं बोलूँगा कि सर्कल की बात ही कहाँ हो रही है, यहाँ बात तो स्फीयर की हो रही है। अब आप कई भाइयों को डाउट ये आता होगा, भाई और बहनों को, कि हमें तो सॉलिड एंगल समझ ही नहीं आ रहा, तो आपको समझने लायक कुछ काम ही नहीं है इसमें आपको फार्मूला याद करना है, इनके यूनिट याद करने हैं, फार्मूला याद करना है, यानी कि एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल दैट इज स्टीरेडियंस, ठीक है। और ये जो ओमेगा होता है ये हमारा 3D एंगल होता है, 2D एंगल नहीं होता। 2D एंगल तो है ना हमारा ये प्लेन एंगल थीटा, ठीक है, 3D एंगल होता है ये सॉलिड एंगल, और हम उसको स्फीयर में देख पाते हैं। अब आपको मैं विजुअलाइज कराता हूँ, आप सब ने सॉफ्टी खाई होगी या फिर आप सब ने कॉर्नेटो खाया होगा, कॉर्नेटो तो खाया होगा यार। कॉर्नेटो में आप अगर देखते होंगे कि कॉर्नेटो के ऊपर में भैया, दुकानदार वाले भैया हमें भर कर देते हैं, नीचे में यहाँ पर रहता है हमारा चॉकलेट फिलिंग, और ऊपर में जो पूरा क्रीम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया बन रहा होता है, अगर मान लूँ ये चॉकलेट को मान लूँ मैं स्फीयर का पार्ट, तो ऊपर में क्या बन रहा होगा, कुछ एरिया तो बन रहा होगा स्फीयर का। ऐसे देखिए कि एक स्फीयर है, ठीक है, उसके एपेक्स में जो एंगल बन रहा होगा एक सॉलिड एंगल बन रहा होगा। अगर आपने कोन खाया यानी कि कोन, आइसक्रीम कोन खाया है, तो उसके लीड यानी कि एपेक्स में जो एंगल बन रहा होता है वो बिल्कुल सॉलिड का होता है। चॉकलेट, जैसे अगर चॉकलेट खाया है या फिर कॉर्नेटो खाया है, तो उसमें भी आपका एक एंगल बन रहा होता है, दैट इज हम उन्हें सॉलिड एंगल बोलते हैं, दैट इज द 3D एंगल, ठीक है। ये एंगल 2D में नहीं होता, ये 3D होता है, ठीक है। या फिर झालमुड़ी का जो बनाते हैं अपने पेपर से हमें झालमुड़ी का वो नहीं बनाते, एक खाने वाला जिसमें झालमुड़ी भरा रहता है। तो यहाँ एपेक्स में जो ये एरिया बन रहा होता है ना, इतना एरिया, इस एरिया को मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड एंगल, ठीक है। बस आपको पता करना है मोटा मोटी कि हाँ ठीक है, आप एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर एक एपेक्स में उसका जो एंगल बन रहा होगा ये एक 3D एंगल होगा, जिसका हम नाम दे रहे हैं स्टीरेडियंस। बस आपको ये बस मोटा मोटा पता रखना है, ठीक है। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, सब पर मैंने मार्क किया है, जितना भी नोट्स में बता रहा हूँ सारा चीज़ आपको लिखना है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो। और अगर बना रखा है ऑलरेडी तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको केवल रिवाइज करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कन्वर्जेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है डिग्रीज़ में और मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं किस तरह से कन्वर्ट करूँगा, 180 डिग्रीज़ यानी कि पाई रेडियन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है 180 डिग्रीज़ इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ, बट अगर आप मेरे को बोलोगे तो बता दूंगा, लेकिन उसकी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन आता है, ना कि उसके थ्योरी या फिर प्रूफ से क्वेश्चन आता है। प्रूफ से कभी क्वेश्चन नहीं आया भाई, ठीक है। और कई भाई को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ये फॉर्मूला है, इसी को हम पैरेलैक्स मेथड से निकालते हैं, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि एक पैरेलैक्स मेथड नाम का भी एक मेथड होता है, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट ऑल्दो उसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, दैट इज पैरेलैक्स मेथड के थ्रू ये हम निकालते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जेंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कन्वर्जेंस के बारे में अभी मैं बता रहा था आपको कि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। ऑल्दो हमें इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाना, लेकिन फिर भी प्रूफ काम नहीं आएगा भाई, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। ऑल्दो अगर आप बोलोगे बताने के लिए तो मैं बता दूंगा, कमेंट्स करना, अब मैं बता दूंगा आपको प्रूफ भी अगले लेक्चर में, ठीक है। 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन आपको इतना पता है, रखना है, याद रखना है इन सारे डेटास को।
और फिर इसके बाद लगाने भी यूज़ करने आना चाहिए कि अगर आपको कभी 1 डिग्री की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 1 डिग्री निकालने के लिए आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे, दैट इज़ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। या फिर अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे इसको 180 अपॉन, ये पाई इधर चला जाएगा, पाई अपॉन 180 अपॉन पाई डिग्रीज, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया कि सन डायल में हम टाइम और एंगल दोनों को आपस में रिलेट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ डिग्रीज ये भी आपको याद रखना है कि 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये तो आपको टाइम के साथ आपको याद ही रहेगा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा याद रखना है हमें, क्या कि 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट्स, 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट और 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। और तो मैंने सारे पार्ट पर बात कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सम अदर यूनिट्स, कुछ अलग यूनिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी तक से हमने बहुत बातें की, FPS सिस्टम देखा, CGS सिस्टम देखा, MKS सिस्टम देखा और SI सिस्टम देखा, ठीक है। तो अब हम कुछ और यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ और यूनिट जैसे लाइट ईयर, ये सब NCERT में लिखा हुआ है, बट मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप नाम से जाएंगे तो आप ब्लंडर करेंगे भाई, नाम से मत जाइएगा। लाइट ईयर यानी कि कुछ साल, यहाँ लिखा हुआ है साल लिखा हुआ है, लाइट ईयर यानी कि साल। तो साल में कैसे होगा भाई, मतलब ये कुछ टाइम की बात हो रही है। अगर हम इसके नाम से जाएं तो नाम से नहीं जाना, लाइट ईयर समय को नहीं बता रहा, लाइट ईयर यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है। ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये कैसे हो सकता है? तो हो सकता है भाई जब हम लाइट को 1 साल तक चलने की इजाज़त देंगे, क्या लाइट को हमें 1 साल तक चलने की इजाज़त देना होगा, उसे इजाज़त की क्या ज़रूरत है ना, आपका डाउट होगा। लेकिन भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ डेफिनेशंस पहले से प्री डिफाइंड होती है, ठीक है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करके चलना होता है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं लाइट को 1 साल तक चलने की अनुमति अगर दूंगा तो वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही होगा लाइट ईयर। समझ आ गया आपको? निकालेंगे किस तरह से, ये तो वैल्यू है, निकालेंगे किस तरह से, तो निकालने के लिए मैंने लिख रखा है डिस्टेंस ट्रैवल। आपको सबको पता होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 सेकेंड। लाइट का स्पीड क्या होती है आप बताएं कि 3 × 10⁸, तो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, 3 × 10⁸ होती है। इसका मतलब 1 सेकेंड में वो इतना मीटर चल लेगा, है ना। 3 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, 1 सेकेंड में वो 3 मीटर चल ले रहा है। तो उसी तरह से लाइट का स्पीड हमें पता है कि वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है लाइट, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितना का मीटर चलेगी, 3 × 10⁸ मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितना चलेगी, 3 × 10⁸। और अगर मैं 1 ईयर में पूछूं तो 1 साल में आपका कितना दिन होता है, तो मैं बोलूँगा 365 डेज, और हर दिन 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, राइट, 3600 सेकेंड होते हैं। तो हम सेकेंड में आ गए, इन सबको अगर यूनिट इसके मीटर से इंटू कर देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। समझ आया? देखिए एक टॉफ़ी अगर 5 रुपए की तो 10 टॉफ़ी की वैल्यू बताइए। एक टॉफ़ी अगर 5 रुपए की तो 10 टॉफ़ी, 5 × 10। तो हमने क्या किया, एक टॉफ़ी का वैल्यू पहले निकाला और 10 टॉफ़ी का वैल्यू निकाला और आपस में इंटू कर दिया। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। एक टॉफ़ी का वैल्यू हमने निकाल रखा था, दैट इज़ 3 का, और हमें इतने टॉफ़ीज़ का वैल्यू निकालना था, तो हम इतना से इंटू करा दिए, जो कि वैल्यू आया मेरा 9.5 × 10⁻15 मीटर्स, ठीक है, 15 मीटर्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ठीक है, लाइट ईयर समझ में आ गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो इसका वैल्यू को भी याद रखना है भाई, आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना, साथ में इसका वैल्यू को भी याद रखना है। वैल्यू5 है 1 लाइट ईयर यानी कि 9.5 × 10⁻15। ये आया कहाँ से, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो देखिए हमें पता है कि सन और अर्थ जिस पाथ पर चक्कर काट रहे होते हैं वो हमारा एलिप्टिकल पाथ होता है। कोई बोलेगा सर्कल, तो भाई कोन ही मार दूंगा एकदम,
इलिप्टिकल होता है, ठीक है। जो यहाँ पर जो सन होता है इलिप्टिकल पाथ, यानी कि क्या ऐसा सर्कल, सन तो एकदम बीच में नहीं होता क्योंकि वो सर्कल क्या होता है, वो बीचों बीच होता है, हर जगह से उसकी डिस्टेंस बराबर होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इलिप्स का, इलिप्स में ऐसा नहीं होता, इलिप्स ऐसा होता है इलिप्स, और सन यहाँ होता है और अर्थ हमारा यहाँ होता है। तो ये देखिए यहाँ पर कम डिस्टेंस हुआ और यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस हुआ। अगर ये अर्थ घूम करके इधर आएगा तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस हुआ, यहाँ पर कम डिस्टेंस हुआ, इसीलिए हम एवरेज लेते हैं। एवरेज कम ज़्यादा हो रहा है डिस्टेंस में, इसीलिए हमने क्या लिया, एवरेज। तो एवरेज डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस है, हम उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ 1.5 × 10⁻11 मीटर्स, ठीक है। पारसेक, पारसेक क्या होता है, तो पारसेक नाम से नहीं जाना है, यहाँ पर भी नाम से नहीं जाना है, यहाँ पर सेकंड आ रहा है, यानी कि आप बोलेंगे टाइम से, तो नहीं टाइम नहीं है, ये भी एक आपका डिस्टेंस ही है, ये सब डिस्टेंस है, ठीक है। पारसेक क्या होता है, तो पारसेक एक रेडियस है, रेडियस ऑफ एन आर्क, किसी आर्क का रेडियस है जिसका कि आर्क लेंथ आपका क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और उसका एंगल जो कि सेंटर पर एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, वो 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड, देखिए मैंने लिखा 1 एंगल को 1 सेकेंड लिखा, यानी कि मैंने आपको बताया था कि एंगल के अदर यूनिट्स भी होते हैं, डिग्री, मिनट, सेकेंड, तो उस सेकेंड का यूज़ किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये आपका आई है, ह्यूमन आई, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर सन है। जब इन दोनों के बीच का गैप, अभी हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, इन दोनों का गैप को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज़ द एवरेज डिस्टेंस। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और वो आपकी आँख पर उन दोनों का जो सबस्टेंड एंगल होगा ना, वो 1 सेकेंड हो। 1 सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि 1 मिनट को हम एक डंडे से और 1 सेकेंड को 1 के ऊपर 2, ऐसे 2 डंडा हम कर देंगे, वो 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 1 सेकेंड बताया था मैंने आपको, देखिए यहाँ देखिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड ये 2 डंडा इसके ऊपर और मिनट के ऊपर में 1 डंडा है, ठीक है। अब देखिए 1 पारसेक की वैल्यू क्या आती है भाई, 3 × 10⁻16 मीटर इसकी वैल्यू आती है। कुछ प्रीफिक्सेस हम यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर में, पूरे फिजिक्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या क्या है कि मीटर, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, हमने तो इतना बेसिक 9th में पढ़ा था, 9th में ही पढ़ा के रखा था, 9th या 8th में पढ़ते हैं सर। और अभी कुछ आगे आने वाले क्लासेस जैसे कि 11th है ना, ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है ये, तो और भी कुछ क्वांटिटीज़ जुड़ जाएंगी, जैसे मेगा, गीगा, टेरा, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, ठीक है। मीटर यानी कि 1 मीटर, अभी मैंने आपको बताया था लेंथ की ऐसा यूनिट बताया था मैंने आपको, देखिए लेंथ की ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था मीटर, और मैंने ये भी कहा था कि ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या थी, मीटर। तो हम सभी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने का रहता है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रखते हैं, ठीक है। तो मीटर अब खुद ही ऐसा यूनिट में है। डेका यानी कि 10, ये आप गैप याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में गैप होता है 10 का, इनके 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 बीच में गैप होता है 10 का, और इनके बीच में गैप होता है 10 का, ठीक है। इस पूरे जितना को मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल ब्रैकेट में घेर रखा है, वो सभी के बीच में गैप कितने का होता है, 10th का, ठीक है। और ऊपर जाएंगे किलो से आगे तो 10⁻³ का गैप होता है, 10⁻³ का, और पीछे आएंगे तो वापस से 10⁻³ का आपको गैप देखने को मिलेगा, 10⁻³ का गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मैंने आपको गलत बोल दिया, जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो हम इंटू करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम, तो आप कैसे बताओगे, kg तो ये रहा और मीटर यहाँ रहा है, यहीं पर ग्राम भी आ जाएगा और लीटर भी आ जाएगा, किलो लीटर, डेसी लीटर,
मेगा लीटर, मिली लीटर, इसी से यहीं से तो आता है। यहाँ पर मीटर है तो मीटर तो स्टैंडर्ड है, इसको चेंज करते जाओ, अलग अलग आते जाएगा। मीटर को चेंज करके मैं यहाँ ग्राम लगा दूंगा, किलोग्राम वाले में सब बदल जाएगा। मीटर को चेंज करके मैं लीटर लगा दूंगा, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, ये बन जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि केजी से मेरे को ये जानना है कि ग्राम कितना होगा, तो मैं बोलूँगा कि किलो से मेरे को कहाँ जाना है, इस ग्राम वाले यूनिट में जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो इनके बीच में गैप कितने का है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, और सबके गैप के बीच में 10-10 का गैप था। तो 10 × 3, 10 पर 3 टाइम्स हो गया, 1 2 3, 3 का गैप हुआ ना। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोला बड़े यूनिट्स, मैं केजी से 1 केजी को कन्वर्ट कर रहा हूँ कितना, ग्राम में, यानी कि केजी यानी कि बड़ा यूनिट से कहाँ जा रहा हूँ, छोटे यूनिट में जा रहा हूँ। बड़े यूनिट से जब हम छोटे यूनिट में जाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर अभी बताया कितने यूनिट से, 1 2 3 यूनिट्स, तो 10³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं 1 kg = 10³ ग्राम्स इंटू करके, क्योंकि 1 × 10³ ग्राम्स। ये देखिए कन्वर्ट हो गया। समझ आया आपको? नहीं समझ आया? फिर से एक और एग्जांपल देखिए, 1 मीटर = डैश सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर = डैश सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर की बात हो रही है, मीटर यानी कि बड़ा यूनिट, मीटर यूनिट से हम जाएंगे अगर सेंटीमीटर में, तो छोटा यूनिट में जा रहे हैं। छोटा यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करना होगा, हमें इंटू करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। मल्टीप्लाई कितने का करना होगा, यहाँ मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो 1 गैप 2 गैप, यानी कि 10² हमें 10² से इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। सिर्फ आप ये बताओ, सेंटीमीटर से हमें कहाँ जाना है, मीटर के तरफ जाना है। सॉरी, हमने 1 मीटर = डैश सेंटीमीटर आपसे पूछा, ठीक है। यानी कि हम 1 मीटर = डैश सेंटीमीटर, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हमें कितना का इंटू करना होगा, 2 का। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, देख लीजिए 2 का गैप आ रहा है, 10 है ना, सेंटीमीटर से यहाँ और यहाँ से यहाँ 10 का तो गैप आ रहा है ना। तो 10² सेंटीमीटर, 1 मीटर = 10² सेंटीमीटर आ गया। समझ आ गया? तो आपको ये सब एकदम ध्यान में रखना है ये सब चीज़। और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, इंटू, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। याद रखना है, ये केमिस्ट्री में आपको यूज़ में आएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, दैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ लिखना मैं भूल गया, बट 10⁻⁻10 मीटर होगा ये, मीटर, ठीक है, मीटर होगा। आगे देखिए कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट में देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या होता है, जब भी हम किसी वन सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। यहाँ पर देखिए मान लीजिए किलोमीटर है, ठीक है, और मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर में, तो मैं ये दोनों यूनिट, ये भी लेंथ, मुझे बड़े यूनिट से किधर जाना है, छोटे यूनिट में जाना है, ठीक है। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब कई भाई को इस पर हजम नहीं होता, ये थ्योरी उसको हजम नहीं होता उन लोगों को, तो मैं उनको फिर से बताना चाहूँगा कि देखिए अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू जाऊँ, तो मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 2 मीटर, राइट, 2 मीटर की लेंथ है, रॉड है 2 मीटर की लेंथ है उसकी। तो अगर मैं इसके 2 मीटर यानी कि 2 मीटर यानी कि बोला हुआ है, तो और कोई दूसरा भाई मेरे को बोल रहा है 5 मीटर, तो मैंने तो इसकी बता रखा है ना, मतलब मैंने इसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका वैल्यू निकाला है 2 मीटर, ठीक है। तो जो 5 मीटर बोल रहा है उसको तो मैं लपड़ मार दूंगा कि तू 5 मीटर क्यों बोल रहा है भाई, जबकि है 2 ही मीटर, मैं तो एक्सपेरिमेंट करके लाया हूँ ना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगा, 2 मीटर होगा। लेकिन अगर कोई मेरे को बोलेगा कि आप 2 मीटर बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 200 सेंटीमीटर, और कोई बोल रहा है 0.002 किलोमीटर, तो क्या वो गलत हो गया? नहीं ना, वो भी तो सही है, ठीक है। आपने उसको क्या बोला, SI में बोला, वो आपको लेंथ के किसी और यूनिट में बता रहा है, यूनिट कन्वर्ट करके बोल रहा है, यूनिट कन्वर्जन करके बोल रहा है। तो जब भी हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी, जो मेजर्ड क्वांटिटी होगा, जैसे रॉड का लेंथ था 2 मीटर, तो वो मेजर्ड वैल्यू था, वो वैल्यू जो 2 मीटर लेंथ थी, वो लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी भाई, वो लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ठीक है। यूनिट चेंज हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगा,
मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो लेंथ ही तो रहेगा ना, वो मास थोड़ी बदल जाएगा। बताइए, वो मास थोड़ी बदल जाएगा, मास में थोड़ी बदल जाएगा, या फिर वो करंट थोड़ी हो जाएगा। सोचिए सोचिए भाई सोचिए। जेई कप ऑफ केक नहीं है, इसके लिए आपको रगड़ना पड़ेगा तबीयत से, ठीक है। समझिए, फिर से समझिए, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। देखिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट यानी कि जब भी हम किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगा। फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगा, ये क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया भैया। तो देखिए, अगर मैं एक रॉड को मेज़र करूँ तो मैंने उसका यूनिट बोला 2 मीटर का ये रॉड है, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है 2 मीटर और कोई बोल रहा है 5 मीटर, तो मैं बोलूँगा कि मैंने तो 2 मीटर की रॉड लाई है, तो 5 मीटर क्यों बोल रहे हो। मैंने तो 2 मीटर की रॉड लाई है, तुम 5 मीटर क्यों बोल रहे हो, यानी कि तुम गलत बोल रहे हो, सही है। लेकिन अगर कोई बोलता है 2 मीटर और कोई बोलता है 200 सेंटीमीटर और कोई बोलता है 0.002 किलोमीटर, तो आप बोलेंगे कि सब सही तो बोल रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस इनने क्या किया, इन्होंने यूनिट बदल दिया, इन्होंने भी यूनिट बदल दिया। बात तो वो सेम ही की कर रहे हैं, बात तो अभी भी 2 ही मीटर की हो रही है। ये भी तो, अगर मैं इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 ही मीटर बन जाएगा। इसका अगर मैं किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये भी 2 ही मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने कि जब भी मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि एन क्या होगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड और उसका कुछ यूनिट, दो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और मीटर उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, वो कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट रहेगा तो किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा बस, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये वाला फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे आएगा, तो देखिए, जब मैं यूनिट को बढ़ाऊंगा तो मैग्नीट्यूड घटेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, इस छोटा यूनिट था या बड़ा यूनिट था, मीटर और सेंटीमीटर कौन छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर एक बड़ा यूनिट है। तो मैं छोटे यूनिट से अगर बड़े यूनिट में जाऊंगा, या फिर यहाँ पर क्या किया मैंने, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में गया, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहा हूँ मैं, बड़े यूनिट से मैं छोटे यूनिट में जा रहा हूँ, तो मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि मैं यूनिट बड़ा था और छोटे यूनिट में जा रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ना। सोचिए, अगर NU कांस्टेंट है, NU का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और एक बढ़ रहा है तो एक को तो घटना होगा ना। सोच के बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास एक बैग है जिसमें 5 kg है, आप बोल रहे हैं कि मैं इसमें से इसका 5 kg को मैं 5 kg ही रखना चाहता हूँ और मैं उसमें से 1 kg निकाला। अगर मैंने उसमें से 1 kg निकाला तो मैं 1 kg कहीं से तो बढ़ाऊँगा, तभी ना वो 5 kg रह पाएगा, नहीं तो वो तो 4 kg हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैं अगर कांस्टेंट रखना चाहता हूँ उसकी वैल्यू को, तो मैं जितना उसमें से हटाऊंगा उतना ही तो उसमें ऐड ऑन करते जाऊंगा। तो यूनिट क्या होगा, अगर मैं यूनिट को कन्वर्ट करता हूँ 2 मीटर से सेंटीमीटर यानी कि छोटा यूनिट में, यूनिट को मैंने छोटा किया तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा, इससे, ठीक है, कि जब भी हम छोटे यूनिट में जाएंगे, छोटे यूनिट में गए तो मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और जब बड़े यूनिट में जाएंगे, देखिए जब 2 मीटर था हम किलोमीटर में गए तो यानी कि यूनिट बढ़ गया, तो यूनिट बढ़ा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए 2 था यहाँ पर पहले, अभी ये कितना हो गया 0.02, 2 से 0.02 घट गया, मैग्नीट्यूड घट जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हमारा n होगा यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आपको ये दोनों ग्राफ याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बनाने के लिए, ठीक है। अभी तक सबको इतना बात तो समझ में आ गया होगा, मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। अगर आपको नहीं भी समझ आया फिर से रिवाइंड करना है, सुनना है मेरी बातों को अच्छे से, ठीक है। आइए, तो अब कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, शायद क्वेश्चंस ही रहेंगे, हाँ, तो हमें क्वेश्चंस ही बनाना है। अब हमारा एक रूल रहेगा, देखिए रूल क्या रहेगा कि हमारे पास अब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे और लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। आइए क्वेश्चंस बनाते हैं, आइए। देखिए भाई, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 30 डिग्रीज को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एंगल को बोल रहा है रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। 30 डिग्री को मुझे बताना है कि कितने रेडियन होगा, ठीक है।
तो हमने कन्वर्जन पढ़ा था, याद है आपको? 1 डिग्री इज इक्वल टू वॉट? पाई अपॉन 180 रेडियन। हमने तो यही पढ़ा था ना। मैंने आपको सारे कन्वर्जन्स लिखा रखे हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, है ना? देख लीजिए, मैंने आपको सब लिखवाया रखा है। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, और ये भी रखा है, लिखवा रखा है साथ में कि अगर कोई रेडियन से डिग्री में पूछ ले तो आप ये याद रखें। अब आइए करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, सॉरी मैं लिख के आपको बताता हूँ। मान लीजिए 1 डिग्री आपको किसी ने बोला 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, आपको ये बोल के रखा है। और कोई आपसे पूछ रहा है 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, एक टॉफ़ी की कीमत इतनी है, तो 30 टॉफ़ीज़ की कितनी कीमत होगी? 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 30, कितना हो जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन होगा, बताइए। ठीक है, 60 इसी तरह निकालेंगे। 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? पाई अपॉन 180, एक टॉफ़ी की कीमत इंटू 60, कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियंस। 45 की वैल्यू निकालूंगा, एक टॉफ़ी का कीमत पता है मेरे को, 45 टॉफ़ी किसकी वैल्यू पूछ रहा है तो मैं बता दूंगा, बहुत आसानी से बता दूंगा, है ना? उसी तरह से हम सबके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। 30 और 60 का मैंने बता दिया। 30 का वैल्यू क्या होगा? पाई बाई 6 रेडियन। 60 डिग्री का पाई बाई 3 रेडियंस। 45 डिग्री का पाई बाई 4 रेडियंस। नहीं समझ में आया पाई बाई 4? तो देखिए 45 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू मेरे को पता है पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन पता है। 45 डिग्री का वैल्यू हमको पता करना है, दैट इज़ पाई अपॉन 180 इंटू 45, तो 4 टाइम्स, दैट इज़ पाई बाय 4 रेडियन। समझ में आया? 90 डिग्रीज की बात करेगा तो एक टॉफ़ी की कीमत इतनी है, 90 टॉफ़ीज़ की कीमत कितनी होगी? पाई बाय 180 इंटू 90, दैट इज़ पाई बाई 2, है ना? पाई बाई 2 रेडियन। 180 का पूछेगा तो 180 का तो मैंने आपको याद ही करवाया था, दैट इज़ पाई रेडियन। 360 डिग्रीज का पूछेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको, सुनना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको 180 डिग्रीज की वैल्यू को पता है, दैट इज़ पाई रेडियन, है ना? तो अगर मैं पूछूंगा आपसे कि 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो मैं जानता हूँ कि 180 का हाफ होता है 90। मैं अगर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सोचिए, 180 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 90 आ जाएगा, तो मैं पाई को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। यही तो मैंने यहाँ भी लिखा, देखिए। ठीक है, अब सीधा मैं पूछ रहा हूँ 360 डिग्रीज की, तो मैं 180 डिग्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 360 डिग्रीज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 पाई रेडियन, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पाई रेडियन। और समझिए, समझ आया? अब देखिए यहाँ पर 120 डिग्रीज की वैल्यू पूछा जा रहा है। 120 डिग्रीज, एक तो आपके पास मेथड है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन से कर लीजिए। एक टॉफ़ी की कीमत है 1 पाई अपॉन 180, तो 120 टॉफ़ीज़ की कीमत क्या होगी? पाई बाई 180 इंटू 120। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड आपके पास क्या होगा? 60 डिग्री की वैल्यू भी मैंने आपको बताया, दैट इज़ पाई बाई 3 रेडियंस। तो अगर मैं इसका 2 गुना कर दूंगा तो 120 डिग्रीज आ जाएगा, 120 डिग्रीज इधर आएगा, इसका 2 गुना कर दूंगा तो 2 पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 रेडियन लिख दूंगा। समझ आया? 270 डिग्रीज, मेरे को 90 का पता है, 90 दैट इज़ पाई बाई 2 रेडियन, 90 का पता है मेरे को, तो मैं 270 एग्जैक्टली 3 टाइम्स होता है 90 का। 90 का अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो 270 आ जाएगा, तो 3 टाइम्स इधर भी कर दूंगा, 3 टाइम्स 3, तो 3 पाई बाई 2 रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन, है ना? समझ आया? समझ, इतना भी कोई टफ नहीं है भाई, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो वही टॉफीज़ वाला जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगा अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी है तो हम इस 6 वैल्यूज़ को याद रख लेंगे, इन 6 को मैं याद रखूँगा, ठीक है। इन 6 वैल्यू को, इन 6 के 6 वैल्यूज़ को मैं याद रखूँगा। ऐसे भी आप इधर याद, मान लीजिए आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप मैथ पे जाकर याद करोगे। मैथ में जब आप ट्रिग्नोमेट्री बनाओगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद करना होगा डिग्री टू रेडियन कन्वर्जेंस, जो अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मैं तो आपको बेसिक से ही बता रहा हूँ, आप यहाँ नहीं करोगे तो आपको वहाँ करना पड़ेगा। तो एक ही बार कर लें भाई, है ना, ठीक है। और अगर आपको इतना याद हो जाएगा, अगर आपको इतना याद हो जाएगा तब यहाँ से यहाँ जाने में को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे 90 डिग्रीज़ का अगर आपको याद रहेगा कि दैट इज़ π/2 रेडियन होती है, तो मैं मुझसे पूछ रहा है 120 डिग्रीज़ या फिर 270 डिग्रीज़, 270 डिग्री अगर पूछ रहा है तो 90 का अगर मेरे को पता है दैट इज़ π/2, तो 90 का 3 टाइम्स क्या होता है 270, तो 3 गुना कर लेंगे 3π/2 रेडियन, है ना। अगर मेरे को 60 का पता है तो मैं इतना कर लूँगा। एक और तरीका था कि मैं 30 का पता था मेरे को, 30 डिग्रीज़ यानी कि π/6, तो मैं काम करता हूँ इसको 4 टाइम्स कर देता हूँ, 4 टाइम्स कर दूंगा तो 4 3 12 यानी कि 120 डिग्रीज़। 120 डिग्रीज़ का ही तो वैल्यू निकालना था मेरे को, तो देखिए 120 डिग्रीज़ यानी कि 4 टाइम्स, तो 4 π/6 इधर भी करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 π/6 आ गया वैल्यू। 4 π/6 को काटम कटी करके मैं 2 π/3 लिखूँगा। 2 π/3 की देखिए यहाँ भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा था। समझ आ गया, समझ आ गया भाई, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, आइए ये क्वेश्चन बनाइए। सॉलिड एंगल, आपकी जो टॉपिक वीक है मैं उन्हीं पर क्वेश्चंस लाया हूँ। देखिए आपको उस समय मैंने बताया था, भाइयों का डाउट मैंने देखा है भाई, आप लोग का डाउट मैंने देखा है। जैसे सॉलिड एंगल में आप लोग का डाउट था, मैंने उस पर क्वेश्चंस ले आया। देखिए सॉलिड एंगल लगाइए आप, कंप्लीट स्फीयर के लिए लगाइए। एक कंप्लीट स्फीयर के लिए मैं अगर सॉलिड एंगल बनाऊँगा, देखिए तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है फॉर स्फीयर, सॉलिड एंगल का क्या होता है फॉर्मूला बताइए। एक कंप्लीट स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यही तो याद करवाया था। हाँ आप बोलेंगे हाँ भाई आपने यही याद करवाया था, हमें लिखवाया भी था, इसका ऐसा यूनिट भी बताया था आपने, दैट इज स्टी रेडियंस, है ना। तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, मान लीजिए मैं पूरे स्फीयर की बात करता हूँ तो स्फीयर का एरिया क्या होगा, पूरे स्फीयर का एरिया बताइए पूरे स्फीयर का एरिया। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो मैं क्या कर पाऊँगा, आपकी मदद मैं भी नहीं कर पाऊँगा, फिर आपको तो याद करके चलना होगा, बेसिक्स पे वर्क करना होगा। क्या बेसिक्स है, एरिया क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का एरिया अगर आपको नहीं पता था तो आप अभी लिखिए 4πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज़ 4/3πr³। नहीं आपको पता था तो आप इन दोनों का एक सर्कल बनाइए अपने बुक में और उसके ऊपर टॉप में ये जो फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो स्फीयर का बोल रहा था निकालने के लिए, स्फीयर का अभी हमने देखा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर जैसा कि फॉर्मूला में था, तो एरिया क्या होगा इसका बताइए। स्फीयर अभी बताया मैंने 4πr² और नीचे में भी r² कैंसल आउट, 4π स्टी रेडियंस, ठीक है। हेमिस्फीयर की बात करेंगे, फॉर हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का एरिया बताओ यार, एरिया बताओ, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर भी तो करेंगे, एरिया क्या होगा हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर का आधा, स्फीयर का क्या होता था 4πr², तो इसका क्या होगा 2πr² होगा। अगर एरिया ऑफ स्फीयर जो कि मैंने आपको अभी लिखवाया भी था 4πr² होता है, तो 4πr² स्फीयर के लिए होता है, हेमी चाहिए, हेमी मतलब क्या आधा मतलब इसका भी आधा कर लो तो क्या हो जाएगा 2πr² होगा, तो 2πr² r² से r² कैंसिल आउट, दैट इज 2π स्टी रेडियंस STR। समझ आ गया भाई, देखिए समझ आ गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको यूनिट कन्वर्जेंस बताया था, राइट, मैंने आपको बताया था यूनिट कन्वर्जेंस। तो यूनिट कन्वर्जन यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर को बोल रहा है किसमें कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में।
36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। मैं इस 36 इंटू किलोमीटर को किस में भेजना है? मीटर में भेजना है। किलोमीटर को किस में भेजना है? मीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 10³ मीटर होगा। और बाई 1 आवर, 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो आप बोलेंगे 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो इस 3600 सेकेंड्स यानी कि यहाँ से ये गया 2 और इसके 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। मैं बोलूँगा वो भी नहीं करेंगे हम तो बेसिक्स पढ़ के आए हैं। क्या है बेसिक्स भाई? कि 1 किलोमीटर पर आवर अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, तो मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 18/5 से, सॉरी 5/18 से। कितना से मल्टीप्लाई करूँगा? 5/18 से। और अगर मैं छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? डिवाइड करता था। मैं छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए मैं डिवाइड करता था। तो इसी क्वांटिटी से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 5 से इंटू करना होगा। इसीलिए आपने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना? उसको भी लगा सकते हैं, कोई नीड नहीं है। मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर पूछ रहा था, उसको मीटर पर सेकंड में बोल रहा था, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? 36 इंटू किसना 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए। 18 दूनी 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड आ गया तो हम इसमें मार्क कर देंगे 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ आ जाइए, क्या है? डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का डेंसिटी दिया हुआ है आपको। डेंसिटी ऑफ अ बॉडी is 500 kg per meter cube, then the equivalent value of in centimeter gram second सिस्टम, CGS सिस्टम में बताना है। तो अभी आपको मैंने CGS सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें लेंथ किस में होता है? सेंटीमीटर में, मास किस में होता है? ग्राम्स में, और टाइम किस में होता है? सेकेंड्स में। आपने देखा होगा उसमें, ठीक है? ये देखिए, ये किस में लिखा हुआ है? ये तो भाई आप बोलेंगे MKS में लिखा हुआ है। मुझे MKS में CGS में जाना है, MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड अगर होता तो, लेकिन सेकंड तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो डेंसिटी की बात हो रही है। तो हम वही करेंगे 500 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको CGS में कन्वर्ट कीजिए यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? तो आप बोलेंगे 500 इंटू 10³ ग्राम्स, इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर उसका भी क्यूब कर लेंगे, कर लीजिए क्यूब। 5 इंटू 10⁵ ग्राम्स हो गया। नीचे में कितना आ जाएगा आपका? 10⁶ कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ आ जाएगा 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आंसर, ठीक है? मैं बोलूँगा आप ऐसे फॉर्मूला मत रटो, आप डायरेक्ट उसके चीज़ से जाओ। हमें जाना कहाँ था? देखिए, हमें केजी से कहाँ जाना था? ग्राम में जाना था। तो 1 केजी की वैल्यू क्या होती है? 1000 ग्राम्स, दैट इज़ 1 टॉफ़ी की वैल्यू 1000 रुपये, एक टॉफ़ी की वैल्यू 1000 रुपये। तो आपको क्या चाहिए? 500 टॉफ़ी चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? दैट इज़ 500 इंटू 1000, है ना? तो उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर क्या किया मैंने? 1 मीटर का क्यूब था यहाँ पर, है ना? यही था ना? इस मीटर के क्यूब को हमने मीटर को कन्वर्ट किया किस में? सेंटीमीटर में, दैट इज़ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और उसका अंदर वाले को कन्वर्ट किया और बाहर से उसका क्यूब लगाया। तो फिर इसका वैल्यू को यहाँ पर करके दिया, ठीक है? उतना टफ नहीं है, अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? 0.5 समझ आ गया, लिखना है लिख लीजिए, वरना आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए, द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क। देखिए 1 मिनट ऑफ आर्क वो लिख के दिया है आपको। मैंने क्या बोला था कि वो क्वेश्चन में आपको लिख करके देगा, ठीक है? वो क्वेश्चन में आपको लिख करके देगा कि वो किससे वो पूछना चाहता है, ठीक है? ठीक है ना? अब आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ रटवाया था। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रटवाया था बताइए?
1 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मैंने आपको ये बताया था। और एक और क्या बताया था, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और रेडियन वाला भी बताया था क्या, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, ये भी बताया था। तो अभी तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए मतलब इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को लिंक किया गया है आपस में। तो मैं 1 डिग्री की वैल्यू ये भी दिया हुआ है, 1 डिग्री की वैल्यू ये भी दिया हुआ है, राइट। 1 डिग्री की वैल्यू वो भी दिया हुआ है, 1 डिग्री की वैल्यू वो भी दिया हुआ है। हम उसमें कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे, 60 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। कर नहीं सकते, अगर ए बी के बराबर है और सी जो है वो भी बी के बराबर है, तो मैं ए इज इक्वल टू सी नहीं बोल सकता। वही तो मैंने यहाँ पर किया है ना। देखिए तो पाई अपॉन 180 हो गया, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पूछी है, 1 मिनट की। तो 1 मिनट इज इक्वल टू वॉट, यूनिटरी मेथड लगाइए, 180 इंटू 60 कितना हो जाएगा, इंटू इतना रेडियन। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखिए सब कुछ डेसिमल में है, सब कुछ डेसिमल में है। तो डेसिमल वाले वैल्यूज़ को हम कैसे निकालेंगे, सब कुछ जब डेसिमल में है, सब कुछ जब डेसिमल में, तो हम कैसे निकालेंगे, सोचिए। पाई की वैल्यू को रख करके, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 रख देंगे अपॉन 180 इंटू 60। यहाँ पर अगर मैं इस डेसिमल को कैंसिल आउट करूँगा तो 200 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी, रेडियन में। तो 3.14 और 18 इंटू 6, अगर मैं 18 इंटू 6 करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 108, ठीक है। मैं आपको साथ साथ अपनी कैलकुलेशन भी दिखा रहा हूँ ताकि साथ मिलकर हम लोग करें कैलकुलेशन को, ठीक है। यहाँ पर 2 था 10⁻², और यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर 1 था। मैंने ऊपर लेकर 10⁻4 कर लिया। अब जब मैं देखूँगा इसको अप्रॉक्सीमेटली, देखिए तो ये आपका किसके आसपास लग रहा है, आपको किसके आसपास लग रहा है, 2.91 के आसपास लग रहा है। देखिए 2.91 के आसपास मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि ये 108 था एग्जैक्टली। अगर मैं 3 गुना करूँगा इसका तो ऊपर वाला मेरे को मिल जाएगा। लेकिन सारे ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन चेक कीजिए भाई, यहाँ पर अगर मैं 4 से इंटू कर दूंगा और 10⁻⁻6 है तो वो तो हो नहीं सकता, 10⁻⁻4 मेरे को चाहिए। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मुझे 10⁻4 में चाहिए था, ये ऑप्शन या तो सही होता या तो ये ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पर 108 था, हमको जाना था 3 में, 314 यानी कि एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स जबकि ये 8 है यानी कि इससे थोड़ा सा छोटा होगा, 3 से थोड़ा सा छोटा। तो 3 से छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 2.91 रेडियन दिख रहा है। ये हो जाएगा आंसर, है ना। और आप इसको सॉल्व करेंगे, मेरा फिजिक्स तो यही ख़त्म हो गया भाई, मेरा फिजिक्स यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद तो मेरे को अपनी कैलकुलेशंस देखनी थी, समझ आया। इसके बाद मेरे को अपनी कैलकुलेशंस देखनी थी, जो कि हमने किया अभी। समझ आ गया आपको। आइए ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए उसी टाइप का है। कैसे, वहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, वहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू किया था और इसको इसी में कन्वर्ट किया था। अभी हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, बट आपको अप्रोच बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसमें अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। होमवर्क दे देता हूँ बट अप्रोच आप बताना, आप मेरे को कमेंट्स में इसके आंसर बताना, ठीक है। कमेंट्स में आप मेरे को इसका आंसर बनाना, ये आपका होमवर्क 1 होगा, ठीक है। मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क, मतलब 1 सेकेंड को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो 1 सेकेंड को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था, राइट। तो हम पहले कन्वर्ट करते हैं 60 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो 1 सेकेंड का वैल्यू क्या होगा, 1/60 नहीं होगा, बताइए। 1/60 मिनट हो जाएगा। अब इस 1/60 मिनट को मैं इससे निकालूंगा ताकि डिग्री में आ जाए। आपने वो लैडर वाला गेम देखा है
कि एक लेटर कंप्लीट करते हैं तब पता चलता है कि आगे अच्छा हमें इसमें जंप करना था, इसमें जंप करना था। तो हम अपने आंसर को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मूला तो 3 ही है ना, कुछ तरह से हमें रिलेट करके चलना होगा। रेडियन चाहिए तो रेडियन में आंसर चाहिए तो हमें डिग्री तक तो आना पड़ेगा। अब डिग्री आने के लिए हमें मिनट से सेकंड से हमें मिनट जाना होगा, मिनट से हमें डिग्री जाना होगा, और डिग्री से हमें किस में जाना होगा, रेडियन में जाना होगा। समझ आ रहा है? तो ऐसा हमने ये था हमारा लिखा हुआ, उसी को हमें वापस यहाँ पर देखा। ठीक है, तो हमें 1 मिनट की वैल्यू पता चल गई, 1 सेकेंड की वैल्यू पता चल गई मिनट में। अब मैं 1 मिनट की वैल्यू निकाल लूँगा डिग्रीज में, तो इतना आ जाएगा, देख लीजिए। राइट, अब देखेंगे 1 मिनट की जब वैल्यू पता चल चुकी है तो मैं अपने 1/60 मिनट की वैल्यू भी निकाल लूँगा, दैट इज़ 1/60 × 60, इतना हो गया, इतना डिग्री हो गया भाई। अब 1 डिग्री की वैल्यू तो मेरे को पता है ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, π/180 रेडियंस। तो मैं इतने डिग्री की वैल्यू इसमें इंटू कर दूंगा, दैट इज़ π/180 × 60 × 60, ये आपका इतना रेडियंस हो जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, सोचिए। 3 डॉट्स यहाँ पर आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़, और ऊपर में आपका अगर कुछ भी नहीं तो 3.14 तो रहेगा ही, और नीचे में 18 × 6 × 6 रहेगा, और साथ में 10⁻², 3 इधर का और 2 इधर का, 2 कैंसिल आउट करता हूँ मैं तो 5 आ जाएगा। 3 यहाँ के ज़ीरोज़ हो जाएंगे और 2 ऊपर वाले ज़ीरोज़ जो नीचे आ जाएंगे, तो 10⁻5 के आसपास जाएगा। लेकिन आप खुद देखिए, अगर मैं 18/6 कर रहा था, 18 × 6 किया था मैंने यहाँ पर, 18 × 6 किया था, तभी तो मुझे 108 मिला था, है ना। तो 108 यहाँ पर भी करूँगा, दैट इज़ 314/108 करूँगा, तो मेरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना चल जाएगा, 2.91 आ जाएगा। बताइए 2.91 आ जाएगा। और नीचे में मैं 6 से वापस से डिवाइड करने के लिए, मेरा 6 बचा हुआ है ना भाई, मेरा 6 बचा हुआ है, तो 6 से मैं डिवाइड करूँगा, इंटू में 10⁻5 तो जाएगा ही, 10⁻5 तो जाएगा ही। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो आसपास वैल्यू कहाँ जा रहा है। मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो आसपास वैल्यू तो कभी रीच नहीं होगी, है ना। देखिए, फिर से देखिए, सोचिए, सोचना पड़ेगा आपको। कप ऑफ टी नहीं है ना, बनाइए, सोचिए इसको। इतना बात आपका थ्योरी, बस आपका यहाँ पर फिजिक्स आपका खत्म हो चुका है भाई। यहाँ पर के बाद आपका सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन पार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ में हम लोग करते चल रहे हैं ताकि आपको ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 2.91/6 करेंगे तो एक देखिए यहाँ पर ऑप्शन, या 6 में तो नहीं हो सकता, 5 में भी नहीं हो सकता, बोलिए। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, बट आप खुद सोचिए ना, अगर 6 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये 4 तो नहीं आने वाला है, यहाँ पर 4 तो नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो इसका मतलब ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए इज़ द आंसर। चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों का कमेंट करके बताएंगे। मैंने हो सकता है अगर गलती करी हो, बट वो तो मैं वेरी श्योर हूँ कि मैंने गलती नहीं करी है, बट अगर शायद मेरे से अगर गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स में इसके आंसर भी कमेंट करेंगे कि क्या मैं सही था या शायद मुझसे गलती हो गई हो, तो बड़े भाई समझ करके आप मुझे माफ़ कर देना। और अप्रोच कुछ, जब मैंने पहला क्वेश्चन बनाया तो कुछ इस प्रकार का अप्रोच गया था, आप उसी तरह से बनाने का प्रयास करना, ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है, कमेंट्स में आप मेरे को बताना कि क्या मैं सही किया था या फिर गलत किया था, आप मेरे को बताना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चले भाई आगे, इतना समझ आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आइए। 1 जूल इज इक्वल टू, पूछ रहा है 1 जूल इज इक्वल टू, CGS में बताइए कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी CGS यूनिट्स, 1 जूल इज इक्वल टू। तो ठीक है, पहले तो 1 जूल समझ लेते हैं कि 1 जूल होता क्या है। 1 जूल क्या होता है भाई, क्या होता है? तो हमने अपने 9th-10th के क्लास में पढ़ा था, जूल यानी कि वर्क। जूल किसका यूनिट है, वर्क का या फिर एनर्जी का, है ना। तो वर्क अगर मैं मान के चलता हूँ कि वो वर्क है, तो वर्क का उसके छोटा यूनिट में जाऊँगा। वर्क क्या होता है बताइए, वर्क क्या होता है? दैट इज, आप बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क होता है।
देखिए भाई, जिस भाई को भी प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों में, मतलब आपका बेसिक्स बहुत ख़राब है, आपको वर्क करके चलना है, तो आपको क्वेश्चंस लिखना है, मैंने उसका सॉल्यूशन बताया है, आपको वो सॉल्यूशन देखना है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता था, आपको इस फार्मूला पर वर्क करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। फोर्स, यानी कि फोर्स का फार्मूला क्या होगा, दैट इज़ मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को मैं केजी में मेजर करूँगा, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट भी किस में होगा, मीटर में, यानी कि कुल मिलाकर 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ आ गया? नहीं समझ में आया भाई, नोट करके लिखिए इस पॉइंट को जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, जो आप उसको पॉइंट करके लिखिए, ठीक है। कुछ करना, स्पून फीडिंग तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता, बट आपको कुछ काम तो आपको खुद से करना होगा। मैं सारे क्वेश्चंस आपको ला करके दे दूंगा, खुद कराऊंगा भी सॉल्यूशन, आपको टेंशन नहीं लेना है उस चीज़ की, बट आपको मेरे साथ ट्राई करना है, क्वेश्चंस को ट्राई करते रहेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगर ये था, मान लीजिए इसमें किस में आया, MKS में है ना, देखिए kg मीटर सेकेंड MKS में, या फिर MKS ना बोलूँ तो मैं अच्छे होने के लिए SI बोल दूंगा, SI में है, ठीक है। और मैं इसको किसी में कन्वर्ट करने वाला हूँ, CGS यूनिट में मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। टफ होगा क्या? नहीं, बहुत आसान है यार। 10⁻³ 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी, 10⁻³ ग्राम्स इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻² सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर करना होगा मेरे को, क्योंकि मीटर का स्क्वायर था, अपॉन सेकेंड, तो यहाँ भी सेकेंड ही रहता है, तो सेकेंड का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, बराबर 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मैं देखिए SI यूनिट में कुछ मैं जूल बोल रहा था, है ना, तो यहाँ पर भी जो CGS यूनिट है उसको कोई और नाम देंगे, दैट इज़ अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल यानी कि 10⁻7 अर्ग, ये आपको याद कर लेना है भाई, याद कर लेना है। सब चीज़ नहीं है, आपको मैं लिखवाता हूँ कि याद करना है, बट आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको याद करके चलना है। ऑल्दो किन भाई को तो याद भी होगा, ठीक है। मैं अगर भाई बोल रहा हूँ, देखिए भाई एक डाउट आप सोच, आपको कहीं आपको ये बुरा ना लगे, कहीं बहन को हमारे बुरा ना लगे कि मैं सिर्फ भाई एड्रेस कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आप लोगों को ब्रोकोड मतलब बहनों के लिए भी वही है, ठीक है। आप लोग मुझे समझे अपने बड़े भाई की तरह, मैं आपको भाई बोल रहा हूँ, इसका मतलब बहन को भी मैं वही बोलूँगा, हाँ भाई कैसे हो आप, कैसे नहीं हो, ठीक है। तो आपको इससे डिफरेंस नहीं समझना कि सिर्फ मैं लड़कों को एड्रेस कर रहा हूँ, लड़कियों को मैं भी एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ये हमारा किस में हो गया, MKS में हो गया, और ये हमारा किस में हो गया, CGS में हो गया, ठीक है, CGS में हो गया। समझ आ गया? याद कर लेना है भाई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 न्यूटन SI यूनिट, ये बोल दिया, कितने सुलझा हुआ लोग हैं, SI में बोल दिया, और उसको कन्वर्ट करना था CGS यूनिट यानी कि डाइंस, उसने पहले ही आपको दे दिया। अगर मैं होता तो मैं आपको सिर्फ CGS लिखता, ताकि आपको खुद से एफर्ट करनी पड़े कि डाइंस होता है, आपको याद रखना पड़े, है ना। तो 1 न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन होगा, बोलिए होगा ना। तो कैसे करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स की जो वैल्यू अगर SI निकालने जाऊँ तो kg आ जाएगा यहाँ से, एक्सीलरेशन यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो 1 न्यूटन यानी कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो 1 kg यानी कि 10⁻³ ग्राम्स मीटर यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10⁻³ और यहाँ पर 2, अगर बेस से मैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, हमने बेसिक्स में पढ़ा था। आपने बेसिक्स यानी कि 4, 5 या फिर 6 में आपने ये पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ा होगा। ऑल्दो मैं भी वो पढ़ाऊँगा, बट लेट से पढ़ाऊँगा। अभी हम लोग फिजिक्स अपना स्टार्ट किए हैं, ताकि फिजिक्स मजबूत होगी तो सब कुछ मजबूत हो जाता है, ठीक है। मैथ भी थोड़ा थोड़ा मजबूत हो ही जाता है। 10⁻5 डाइंस, DYNES, ये डाइंस क्या है भाई, तो ये डाइंस कुछ भी नहीं है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं डाइंस बोल रहा हूँ। जिस यहाँ पर बोल रहा था MKS में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जो मैं न्यूटन बोल रहा था, यहाँ पर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को डाइंस बोलूँगा। तो आपको याद करके क्या चलना है, 1 न्यूटन यानी कि 10⁻5 डाइंस, ठीक है।
डाइंस क्या होगा आपका CGS यूनिट, और 1 न्यूटन यानी कि SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट बोल लीजिए या फिर MKS बोल सकते हैं आप, ठीक है। SI और MKS में क्या डिफरेंस है, तो SI और MKS में सिर्फ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दैट इज एंगल और सॉलिड एंगल का डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, समझ आ गया होगा, ये आपको याद कर लेना है भाई, ये आपको याद कर लेना है, जैसे मैंने आपको वर्क के लिए याद करवाया था ना ये वाला पॉइंट, वैसे ही आपको इसके लिए भी ये वाला पॉइंट याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि वर्क को हमने किस तरह से निकाला। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर भाई लिख रहे हैं कोई तो फोर्स कैसे निकालेंगे, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास यानी कि kg, एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर, बराबर kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आइए स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले ले, अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए ना, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले ये देखिए 2 मिनट का मैं गैप लेता हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ यार, गला सूख गया मेरा, थोड़ा सा पानी पीने का आप मेरे को गैप दीजिए, तब तक आप ये क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है मान लीजिए, तो हम किस तरह से इसमें प्रोसीड करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट में ये बताया था कि हम कन्वर्जन जब भी एक यूनिट से हम किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे। हमने आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में बताया था NU बराबर कॉन्स्टेंट, बताया था ना कि जब भी मैं किसी एक सिस्टम से, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है भाई, मैं खुद ही कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन में ही आपको बताएगा। देखिए क्या बोल रहा है ये, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS सिस्टम इज 4, ये बोल रहा है, और किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम्स है, उसमें वैल्यू ऑफ द मटेरियल विल भी क्या होगा पूछ रहा है ये, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल CGS यूनिट में दिया हुआ है और किसी और यूनिट में आपको पूछ रहा है, तो देखिए अप्रोच में आपको इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बट वो लग जाएगा, इस क्वेश्चन में भी लगेगा और भी क्वेश्चन आगे जो मैं लूँगा तो उसमें भी लग रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या आएगा, NU बराबर कांस्टेंट, हमने ये पढ़ा था अपने, जब भी हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो हम NU यानी कि फिजिकल क्वांटिटी मेरा क्या होता है, कांस्टेंट। NU यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा यानी कि मैग्नीट्यूड, और U यानी कि यूनिट, वो क्या होगा, कांस्टेंट, दैट इज N1 U1 बराबर N2 U2। ये आपको बताया था मैंने, देखिए अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि देखिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैंने आपको बताया था N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पर आगे जाके प्रोसीड, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है भाई। बैकग्राउंड वॉइस को आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपका शूट कर रहा हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, बट आप मेरी बातों को सुनिए, हेडफोन्स लगाइए ताकि आपको एक्सटर्नल नॉइज़ थोड़ा कम हो, कैंसिल हो, ठीक है। और आप मेरी बातों पर फोकस करें। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 पर जाना है मेरे को, कैसे जाऊँगा मैं, ये लगाऊंगा, ये मैं CGS यूनिट में और एक न्यू यूनिट में जाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो वैल्यू पहले आप ये देखिएगा कि वो CGS यूनिट में पूछ रहा है कि किसी नए यूनिट में पूछ रहा है, वो किस में पूछ रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो आपको CGS यूनिट में वैल्यू दे रखा है, तो मैं लिख लूँगा उसकी वैल्यू को, दैट इज 4 ग्राम, क्या है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही तो था। N1 क्या है मेरा 4, U1 क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर किसी दूसरे यूनिट में लेके जा रहा हूँ मैं तो उसका कुछ N2 होगा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा है, द वैल्यू ऑफ द मटेरियल, किसी दूसरे यूनिट में N2 पूछ रखा है। यूनिट क्या, उसने यूनिट पर खुद डिफाइन करी है कि जिसमें कि यूनिट ऑफ लेंथ, जो कि मैं एक यूनिट मान के चल रहा हूँ लेंथ की 1 सेंटीमीटर, इसमें 10 सेंटीमीटर है वो, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ मास दैट इज 100 ग्राम, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 ग्राम है तो यहाँ पर 100 ग्राम नहीं होगा, सोच के बताइए, ये कुछ भी नहीं तो यहाँ मास तो होगा ना, मास तो होगा। डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब L क्यूब, ये वाला यूज़ करूँगा मैं, वो भी एक साइड नहीं लगाऊंगा, दोनों साइड लगाऊंगा, राइट। यहाँ पर भी ग्राम है तो इधर भी कुछ ग्राम का यूनिट है, मास का यूनिट तो आना चाहिए ना, तो देखिए मैंने मास का यूनिट ले लिया। अभी ये मेरे को फॉर्मूला ही बता रहा है, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम डेंसिटी बोल रहे होते हैं। तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 इंटू U2। U2 क्या है? यूनिट 2। यूनिट 2 क्या होगा? जिस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, न्यू यूनिट, है ना। तो वो यूनिट का मास का वैल्यू क्या होगा? 100। वो खुद क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है मेरे को लेने के लिए 100 ग्राम्स। मैंने 100 ग्राम लिया, डिवाइडेड बाय कितना बोल रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को 3 बार गुना कर लो, 3 बार गुना कर लो। तो आगे बढ़ाऊंगा मैं इसको, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 इंटू 10⁻² कर लूँगा इसको, और इसको 10⁻³ कर लूँगा। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखिए इधर भी आपका आ गया। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोनों घूमने चले गए। क्या होगा वैल्यू आगे जा करके? 4 इज इक्वल टू N2 इंटू, यहाँ पर जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और नीचे में यहाँ 10 आ जाएगा, जहाँ पर N2 की वैल्यू क्या ना आ जाएगी आपकी 40। इसका मतलब क्या है? 40 होने का मतलब क्या है? 40 होने का मतलब है जो CGS में निकाला था मैंने 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो किसी और यूनिट में जब मैंने कन्वर्ट किया तो उसमें आया 40 इंटू 100। यहाँ N2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन का डिमांड था वही कि आप किसी और यूनिट में बताइए कि लेंथ, जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी, मास की वैल्यू 100 ग्राम्स के बराबर होगी। तो N2 की वैल्यू हमें दूसरे यूनिट में डेंसिटी निकालना था, जो कि वैल्यू आया है 40। तो हम 40 को टिक कर रहे होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी हम जब किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, समझ आ गया भाई? देखिए उसी टाइप का बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है फिर से। अभी मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई, टेंशन मत लो, बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ, देखो समझना है, हमें तो अप्लाई करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाएँ साथ मिल करके। ठीक है, देखते हैं। इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 एंड 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? अच्छा, पावर का पूछ रहा है, तो वो एक अलग सिस्टम में ले जाने बोला। किसी सिस्टम में, सर्टेन सिस्टम, देखिए आपको उसने क्वेश्चन में बोल रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका यूनिट देखिए केजी है, सेकेंड है और मीटर है, यानी कि MKS यूनिट है। और किससे ले जाना है हमको? पावर में ले जाना है। ठीक है, तो पावर का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर पावर का ही फॉर्मूला मेरे को नहीं पता तो मैं तो आगे खेल ही नहीं पाऊंगा ना। ठीक है, तो पावर होता है मेरा एनर्जी या फिर वर्क डन बोलिए, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। पावर दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होता है आपका? एनर्जी क्या होता है? अभी तो मैंने आपको बताया, पावर, वर्क डन और एनर्जी सेम टाइप का आप समझिए। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ होगा और टाइम के लिए फिर सेकंड होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, आपका ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, तो हम उसके वैल्यू को N1U1 इज इक्वल टू N2U2 करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है। भैया अब आप बोलेंगे भाई आपको कैसे पता लगा कि मुझे SI से वहाँ जाना है ना? आप यही सोच रहे होंगे कि मुझे SI से न्यू में क्यों जाना है, कहाँ क्वेश्चन वाले ने लिखा है SI से जाने को? तो भाई सब कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है। कुछ क्वेश्चंस आपकी एबिलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपको सोचना आता है कि नहीं। आप खुद देखिए ना, यहाँ पर 5 सेकेंड लिखा है, यहाँ 20 kg लिखा है और मीटर लिखा है। इसका मतलब यूनिट तो आपको साफ हो गया ना यार कि आपको SI से जाना है, SI से नए सिस्टम में जाना है। तो उस नए सिस्टम, आप मेरे को खुद क्वेश्चन पढ़ करके बताइए कि इस N1 की वैल्यू पूछिए या N2 की वैल्यू पूछिए। पढ़िए क्वेश्चन को पढ़ करके मुझे बताइए कि N1 की वैल्यू को पूछा गया है या फिर N2 की वैल्यू पूछा गया है। मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट, किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम की जो यूनिट है, एक यूनिट ऑफ टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड है, 1 यूनिट ऑफ मास की वैल्यू 20 kg है और 1 यूनिट ऑफ लेंथ की वैल्यू 10 मीटर है।
ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए अच्छे से, देखिए यार, देख लीजिए अच्छे से देखिए। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप अच्छे से देखिए। इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट, आपके सामने मैं भी पढ़ रहा हूँ। इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg एंड 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर। इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर इज, तो ठीक है, हमसे पावर की नई यूनिट पूछिए। और देखिए क्वेश्चन में वाट्स दिया हुआ है। ऑप्शन भी कभी कभी अच्छा रोल प्ले करता है, आपको पता है। ऑप्शन भी अच्छा कभी कभी रोल प्ले करता है। आपको ऑप्शन भी बताता है कुछ और आपके कुछ डेटा आपके क्वेश्चंस में रहते हैं। आपको क्वेश्चन से उन डेटा को क्लब करना है ऑप्शन वाले को और डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो यानी कि एसआई यूनिट, अगर आपको पता होगा कि पावर की एसआई यूनिट क्या होती है तो आप बोलोगे वाट होती है, बचपन में पढ़ाया होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको अभी के लिए नोट कर लेना है साइड में, और फिर रिवीजन के साथ हम इसको रिकॉल करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ओ अच्छा, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, तो हमें वाट्स यानी कि वाट्स निकालना था। ठीक है, N1 की वैल्यू हमें निकालनी है। N1 की वैल्यू जो वाट्स होता है वो हमें निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, 1 यूनिट ऑफ पावर विल कोरस्पॉन्ड टू, किसी दूसरे यूनिट में पावर की वैल्यू बतानी है। अच्छा, मेरे को N2 की वैल्यू पता, पहले तो मेरे को N2 पता करना है, पहले मुझे N2 पता करना है, फिर N2, पहले मैं N2 पता करूँगा, फिर N2 निकालने के बाद जब मैं N2 आ जाएगा मेरा वैल्यू, फिर उसके बाद मैं अपने नए सिस्टम में 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, मतलब तो पहले N2 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तब हम कुछ मतलब जोड़ पाएंगे और आपको समझा पाएंगे। ठीक है, तो N1 की वैल्यू भी तो नहीं लिखी, N1 की वैल्यू भी तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है भैया, हम N1 की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई ध्यान से तो पढ़, ये देख 1 यूनिट ऑफ पावर लिखी तो है क्वेश्चन में, यानी कि ये 1 यूनिट ये लिखा हुआ है, 1 यूनिट इंटू पावर की जो ऐसा यूनिट क्या होती है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू N2 क्या होगा बताइए। N2 की वैल्यू हमें पता करनी है, इंटू U2 पहले मास आएगा, मास की यूनिट कितना दिया हुआ है 20 kg, तो 20 kg लिखेंगे। मीटर लेंथ की यूनिट कितना दिया हुआ है 10 मीटर लिखेंगे, अपॉन 10 मीटर का स्क्वायर करेंगे, अरे भाई 10 मीटर का स्क्वायर करेंगे, इंटू सेकंड का क्यूब करेंगे। तो सेकंड क्या है, सेकंड 5 सेकंड, तो इस 5 सेकंड का अब हम क्यूब कर रहे होंगे। ठीक है, इन सभी को सॉल्व करके हम यहाँ से N2 की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर से kg मीटर स्क्वायर और सेकंड क्यूब, यहाँ पर से ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगा, N2 इंटू 20 इंटू 100 और नीचे में कितना आ जाएगा 5 का क्यूब यानी कि 125। तो 25 से कटाएंगे तो 5 टाइम्स एंड ये 4 टाइम्स। ठीक है, 5 से कटाएंगे तो ये 4 टाइम्स, यानी कि N2 की जो वैल्यू आ गई वो 1/16 आ गई। देख लीजिए N2 की वैल्यू ऊपर में 16 इंटू N2 बन रहा था बराबर 1, देयरफॉर N2 बराबर क्या आ जाएगा 1/16, और 1/16 ऑप्शन में है तो 1/16 में मार्क कर दूँ, गलत हो जाएगा भाई। 1/16 मेरे को मार्क नहीं करना है, क्योंकि मेरे को नए सिस्टम में N2 की वैल्यू थोड़ी ना पूछ रहा कि क्वेश्चन में N2 की वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपसे बोल रहा है कि जो आप ऐसा यूनिट में 1 यूनिट ऑफ पावर निकाले, 1 यूनिट ऑफ पावर जो कि ऐसा यूनिट में आप निकाले, वो कि दूसरे यूनिट में 1/16 टाइम्स N2 की वैल्यू हुई 1/16 इंटू न्यू यूनिट, तो 1/16 इंटू न्यू यूनिट, ये तो वैल्यू हमें क्वेश्चन वालों ने दी है ना, हमें नहीं निकाला, हमने निकाला कि 1/16 टाइम्स सेकेंड वैल्यू होगा, हमने निकाला 1/16 करके N2 की वैल्यू को यहाँ से निकाला। तो हमसे सेकेंड यूनिट में नहीं पूछ रहा, वो हमसे पूछ रहा है इस नए यूनिट में 1 नए यूनिट का वैल्यू बताइए, 1 न्यू यूनिट का वैल्यू बताइए। तो इस 1 न्यू यूनिट का वैल्यू क्या होगा 1/16 में 1, तो 1 में कितना, वही दोनों साइड अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों साइड अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा, यानी कि 1 न्यू यूनिट इज इक्वल टू 16 वाट। तो आंसर क्या होगा 16 वाट्स। ये अगर आप लगाओगे तो ये ब्लेंडर है आपका, यानी कि आपको अंग्रेजी नहीं आता।
ठीक है। अगर आप ये लगा के आ रहे हो सेकेंड ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1/16 वॉट, इसका मतलब आपको अंग्रेजी नहीं आती। आपसे पूछा गया कि किसी सर्टेन यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 यूनिट ऑफ पावर की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। किसी दूसरे यूनिट में मैंने पहले n2 की वैल्यू को निकाला, दैट इज़ 1/16 मतलब SI यूनिट ऑफ पावर, 1 यूनिट ऑफ पावर इन SI सिस्टम इज इक्वल टू 1/16 इंटू न्यू सिस्टम। ये हुआ न्यू सिस्टम में। अब मुझे इस न्यू सिस्टम में 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी कि मैं इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 16 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको दोनों साइड, तो 16 × 16 किया तो यहाँ पर 1 आ गया और इधर मेरा 16 आ गया, दैट इज द 16 वॉट, दैट इज 16 वॉट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से आपको सुनना है इन सब बातों को, मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा, बट आपको बार बार इसको सुनना है, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, अब हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, मैं जानता हूँ प्रॉब्लम आएगी, बट आपको मेरे चीज़ों को बार बार सुनना है, मेरे बात को बार बार सुनना है। मैंने हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, रिवाइंड कीजिए, सुनिए, वापस से देखिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस को हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे लेक्चर के दौरान, हम घर मतलब लेक्चर ख़त्म होने के बाद, मतलब जैसे ही आप इस लेक्चर को देख लेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, अगर आप देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को वापस से एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, रिवाइज करके ट्राई करेंगे, तब होगा। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस की आपको अगर फ़ोटो लेनी है तो आप ले सकते हैं, मैं आपके लिए इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आप इसकी वैल्यू ले लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो आप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए भाई, देखिए नेक्स्ट है ये हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको होमवर्क दे दूँ, बताइए। चलिए, तो ये आपका रहेगा होमवर्क, उसी टाइप का है, ये आपका न्यू टाइप होगा, एक न्यू टाइप, एक ब्लंडर सवाल है भाई, देखिएगा, ये हम अभी देख रहे होंगे ये क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम, किसी एक सिस्टम में 100 जूल का वैल्यू है, जिसमें अगर मैं दूसरे सिस्टम में जा रहा हूँ जिसमें लेंथ की जो यूनिट है वो 20 सेंटीमीटर है, मास की जो यूनिट है वो 250 ग्राम्स है, और जो टाइम की वैल्यू है वो 60 हाफ मिनट यानी कि 60, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड्स। ऐसे हो गया, वो हाफ मिनट लिख दिया, यानी कि आपको सेकंड समझना था। यहाँ देखिए ग्राम दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेकंड होगा ही होगा, ये CGS में है, तो हमको 1 जूल को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, CGS में, और फिर दोनों को इक्वेट करके मुझे N2 की वैल्यू निकालनी हो गई। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, N1 U1 बराबर N2 U2 करेंगे, तो इसमें जो 100 जूल होगा, 100 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 100 जूल को हम kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर N2 की जो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और इन सारे यूनिट्स को हमें पुट करना होगा, दैट इज़ 250 ग्राम्स इंटू 20 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करूँगा मैं, बाय जो 30 सेकेंड है उसका स्क्वायर करूँगा मैं, और आपस में जब मैं इक्वेट करूँगा तो इन kg भाई साहब को भी चेंज करके किस में करना होगा, ग्राम में करना होगा, ताकि यूनिट दोनों साइड कैंसिल हो पाए। ठीक है, तो 100 यहाँ भी इंटू करूँगा, और 10⁻³ ग्राम्स इधर भी करूँगा, 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी करूँगा, मतलब 4 हो जाएगी ये टोटल, बाय सेकेंड स्क्वायर करूँगा। बाकी आप खुद से कीजिएगा, N2 की वैल्यू आप निकाल के लाइएगा, N2 की वैल्यू अगर आप निकाल पाए तो आपका हो जाएगा। ठीक है, N2 की वैल्यू, इसको सॉल्व करके N2 की वैल्यू मेरे को चाहिए, N2 की वैल्यू आप मेरे को बताइए, वही हमारा होगा न्यू सिस्टम में इसका वैल्यू, ये न्यू सिस्टम है, और ये तो हमारा ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम यानी कि SI, और जो भी न्यू सिस्टम हमें जाना है वो न्यू यूनिट है, तो ये न्यू यूनिट में हमें जाना है। तो ये कैसे निकालेंगे मैंने आपको अप्रोच बता दिया, अब आप ट्राई करेंगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं दूसरे क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर नहीं बताने वाला, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये भी आपका ब्लंडर सवाल है भाई, ये एग्ज़ाम में आता है, तोते उड़ जाते हैं भाई, तोते उड़ जाएंगे, लेकिन आपके तोते ना उड़े, इसीलिए तो मैं आपको करा रहा हूँ ना। ठीक है,
लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो आप सोचेंगे कि भैया ने हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया तो है। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज़ होते हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि वो 7 वाले, वो 7 में से चेक कर लूँगा मैं क्या क्या होते थे फंडामेंटल। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। बताइए यही होते थे 4 3 7 7 यही होंगे आपके। ठीक है, तो जो ये होंगे वो फंडामेंटल है FPQ, और जो इनसे अलग होंगे वो डिराइव्ड होंगे। ठीक है, और पूछ भी रहा है क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो यही होगा ना भाई, यानी कि लेंथ, टाइम, वेलोसिटी को क्या दिया डिराइव्ड बोल रहा है। वेलोसिटी तो मेरा डिराइव्ड है, फंडामेंटल के अलावा जितने भी होते हैं वो सब तो डिराइव्ड होते हैं ना। हाँ, तो यानी कि वेलोसिटी डिराइव हो गया। चलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, आपके थॉट्स के हिसाब से तो ये आंसर नहीं होगा। मोमेंटम तो आपने बताया था, मोमेंटम ये 7 से अलग है, यानी कि ये भी डिराइव हो गया। चलिए ये भी नहीं होगा। फोर्स ये 7 में से अलग है, तो ये भी नहीं होगा। मोमेंटम, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, टाइम और फ्रीक्वेंसी, ये मोमेंटम तो अलग है, तो ये भी नहीं होगा। भाई चारों के चारों कट गए, तो फिर कौन आंसर का होगा बताइए। ऑप्शन रॉन्ग, आप बोलेंगे ऑप्शन रॉन्ग है, तो भाई ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मैं आपको हिंट देता हूँ, सोचिएगा इस सवाल को। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सेट ऑफ फंडामेंटल। कैन लिखा हुआ है भाई, कैन का मतलब होता है इनमें से कौन सा ऑप्शन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो सकता है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कोई ऑप्शन में गलती है, यानी कि आपकी अंग्रेजी वीक है भाई, आपकी अंग्रेजी बहुत वीक है। कैन बी अ फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकती हैं, एक्चुअल में है या नहीं है वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कैसे हम रिलेट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो आपको ट्राई करना है। यहाँ से आपको N2 की वैल्यू निकालनी है, मुझे कमेंट करनी है। ये आपके होमवर्क 2 होगा, होमवर्क 1 वहाँ दिया था मैंने आपको, दैट इज़ ये क्वेश्चन होमवर्क 1। इसके ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने आपको सही, आपका भी वही आंसर है जो मेरा आया। ठीक है, या मैं सही हूँ या गलत हूँ आप मुझे बताना। ठीक है, और ये वाला आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, इसका सेकंड ऑप्शन का आंसर क्या होना चाहिए कमेंट में आप मेरे को बताएंगे, और आपके जो डाउट होंगे वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आंसर करने का जरूर ट्राई करूँगा। और ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके बीच का कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है यहाँ पर, क्यों मेरे सारे ऑप्शंस कट गए, हम इस चीज़ को देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, एक बार सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं उनको बनाने हैं, जो होमवर्क दिया है उसको बना करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर, जब मैं लेक्चर 2 अपलोड करूँ तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आ सके और आप उस चीज़ को देख सको। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है। आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ओके बाय।